नमस्कार दोस्तों, एजुकेट करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 18 अप्रैल 2020 और 18 अप्रैल 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगी सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पूरा सेशन हिंदी में रहने वाला है। ये आपके यूपीएससी, बैंक, एसएससी, पटवारी, रेलवे, डिफेंस, जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर अभी नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रोज ऐसी करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी जो न्यूज को डिटेल में डिस्कस किया जाता है। चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज है, भारतीय रेलवे दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। तो भारतीय रेलवे दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। हर साल मनाया जाता है। कौन मनाता है? भारतीय रेलवे इसे मनाता है। अच्छा, 16 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को पहली बार इंडिया में ट्रेन चली थी। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे तक की ट्रेन चली थी भारत में पहली बार, और वह 34 मिनट तक चली थी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है कि भारतीय रेलवे दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि पहली बार ट्रेन कब चली, तो वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे तक ये ट्रेन चली थी और 34 मिनट तक चली थी। अब बात करते हैं हमारे देश के अभी वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है। तो अभी वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो वो थे जॉन मथाई, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जॉन मथाई भारत के पहले रेलवे मंत्री थे। हाँ, अच्छा, रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1853 को। ये मैंने पहले बता दिया और नीचे भी दिया हुआ है। रेलवे मंत्री हमारे वर्तमान में पीयूष गोयल है, और उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? महाराष्ट्र उनका निर्वाचन क्षेत्र है। रेलवे राज्य मंत्री कौन है? सुरेश अंगाड़ी। सुरेश अंगाड़ी अभी रेलवे राज्य मंत्री है। और रेलवे के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। इन्हें वापस से रीअपॉइंट किया गया है इस अध्यक्ष पोस्ट पर भारतीय रेलवे की पे। हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट इतना बनता है कि भारतीय रेलवे दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है, और भारतीय रेलवे के बारे में ये छोटी छोटी बातें हमें जरूर याद रखनी है। अच्छा, बात रेलवे की हो रही है तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें रेलवे के बारे में जान लेते हैं। दुनिया में रेल पहली बार 21 फरवरी 1804 में चली थी। 21 फरवरी 1804 में चली थी। और भारत में ये 16 अप्रैल 1853 में चली थी। भारत में ये 16 अप्रैल 1853 में चली थी। सबसे पहले ट्रेन का इंजन भाप से चलता था, फिर उसके बाद चला कोयले से, फिर चला ईंधन से, और अभी बिजली से चलने लग गया है। भारत का रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे है, जो कि 68,525 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो पहला कौन सा है? तो पहला है अमेरिका का, 2,50,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। पहला अमेरिका का है सबसे बड़ा, फिर चाइना का है, फिर रसिया का है, फिर इंडिया का है। 68,525 इंडिया का है, और अमेरिका का 2,50,000, इंडिया से लगभग 4 गुना 5 गुना ज्यादा है। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और भारतीय रेलवे रोजाना 2.5 करोड़ यात्रियों को ट्रेवल करवाता है। रोज 2.5 करोड़ यात्रियों को ट्रेवल करवाता है। ये फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए, ये बेसिक फैक्ट्स है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, आरबीआई ने मापुसा बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। यानी अब ये बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएगा। अब ये अपना बैंकिंग व्यवसाय बंद करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ना तो पर्याप्त पूंजी है, ना कमाई की कोई संभावना है। इसलिए इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ये अब 16 अप्रैल 2020 के बाद से अपना कार्य पूर्णतः बंद कर देगा और जमाकर्ताओं को उनकी राशि का भुगतान करेगा। आरबीआई ने यह आदेश दिया है मापुसा बैंक को, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ लिमिटेड। अच्छा, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो हमारा आंसर होना चाहिए मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? और हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बन सकता है कि ये जो लाइसेंस है ये किस सेक्शन के अनुसार बंद किया जाता है, किस सेक्शन के अनुसार रद्द किया जाता है। तो हमारा आंसर बनेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 56 के अनुसार ये लाइसेंस रद्द किया जाता है। अच्छा, बात आरबीआई की हो रही है तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म है इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय था कोलकाता में, और अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में गवर्नर है, और ये 25वें नंबर के गवर्नर है आरबीआई में। ये 25वें नंबर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी हमें याद रखना है। अच्छा, प्रथम गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे। और बात करते हैं इसके उप गवर्नर्स की, यानी डिप्टी गवर्नर्स कौन है, तो आरबीआई की डिप्टी गवर्नर्स है एनएस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा। आरबीआई में डिप्टी गवर्नर हमेशा परमानेंट 4 ही होते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। 4 पोस्ट फिक्स है, लेकिन अलग अलग ये चेंज होते रहते हैं। बीपी कानूनगो का अभी 1 अप्रैल को इनका कार्यकाल पूरा होने का था, लेकिन 1 साल के लिए और एक्सटेंशन दे दिए गए इनको, ये 1 साल और काम करेंगे। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि ऑन टेपिंग लाइसेंस क्या होता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए कम से कम 200 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। ये होता है ऑन टेपिंग लाइसेंस, जिसे आरबीआई ने जारी किया था अपने रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार। अच्छा, मनी एप्लीकेशन किसने जारी किया था, वो भी आरबीआई ने जारी किया था। मनी एप्लीकेशन लॉन्च किया था, क्यों, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उन्हें नोट की पहचान करने के लिए एप्लीकेशन जारी किया गया था, एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म बनती है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म में यह पूछा गया था एन का क्या मतलब है, तो मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर इसकी फुल फॉर्म बनती है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया सी घाट नामक पोर्टल। सी घाट नामक पोर्टल, इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट क्या होता है मुझे मिला नहीं, लेकिन सी घाट नामक पोर्टल मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। सी घाट, इसका और भी हो सकता है या फिर यही हो सकता है, तो मेरे अनुसार अभी सी घाट है। तो सी घाट नामक पोर्टल छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें इतना बनता है कि सी घाट पोर्टल किसने लॉन्च किया, छत्तीसगढ़ ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं सी घाट होता क्या है। तो लॉकडाउन चल रहा है अभी, लॉकडाउन के कारण लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को होम डिलीवरी करने के लिए सी घाट नामक पोर्टल लॉन्च किया। इसमें क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, फल, सब्जियां, दूध, किराना, जो भी घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स है, कंपलसरी प्रोडक्ट्स है, उनकी डिलीवरी होम डिलीवरी करेगा सी घाट नामक पोर्टल से छत्तीसगढ़ सरकार। अच्छा, सी घाट को किसने तैयार किया, तो सी घाट को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एक एजेंसी चिप्स है, उसने इसे तैयार किया था। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं है एजेंसी के बारे में, हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट बनता है सी घाट नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया। तो हमारा आंसर होना चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे लॉन्च किया था। इसे अभी वर्तमान में रायपुर में लागू किया जाएगा, उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल रहता है बाकी के शहरों में इसे लागू कर दिया जाएगा। हमारे लिए फिर से ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि सी घाट किसने लॉन्च किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने, इतना याद रख लीजिए। अब बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ स्टैटिक्स फैक्ट्स जान लेते हैं। तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़, जिसको बॉर्डरी स्टेट शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यानी 6 स्टेट इसको बॉर्डर शेयर करते हैं। बड़े मैप में देखते हैं इसे एक बार, तो उत्तर प्रदेश ये रहा, ये यहाँ पे इसको बॉर्डर शेयर करता है, झारखंड करता है, उड़ीसा करता है, सबसे लंबा बॉर्डर स्टेट जो है वो उड़ीसा है, फिर तेलंगाना करता है, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। ये टोटल 6 स्टेट्स इसको कवर करते हैं, इसको बॉर्डर शेयर करते हैं। अच्छा, इसके राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की बात कर लेते हैं। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पे, छत्तीसगढ़ में। पमेदा वन्य जीव अभयारण्य कहां पे, छत्तीसगढ़ में। गोमर्दा, सीता नंदी, ये सब वन्य अभयारण्य कहां पे, छत्तीसगढ़ में है, ये भी हमें याद रखना है। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ ने कुछ दिनों पहले मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी रक्षा सर्वे, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। और अभी हाल ही में पढ़ई तुहर दुआर नामक पोर्टल भी छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया था, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। रक्षा सर्वे मोबाइल ऐप किसका है, छत्तीसगढ़ का। पढ़ई तुहर दुआर ये कहां का है, छत्तीसगढ़ का। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फेसबुक मैसेंजर पर हेल्थ अलर्ट लॉन्च किया। तो WHO फेसबुक के साथ साझेदारी करके मैसेंजर पर एक सर्विस लॉन्च की जिसका नाम है हेल्थ अलर्ट। ये हेल्थ अलर्ट क्या करेगी, तो कोरोना वायरस के चलते जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है या जो भी आप इसके बारे में इंक्वायरी लेना चाहते हैं, तो मैसेंजर पर इस हेल्थ अलर्ट पे आप जाके पूछ सकते हैं, उस पे आप ले सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, इस प्रकार से कुछ दिखेगा मैसेंजर पे। तो आप जो वर्तमान स्थिति चल रही है या फिर इसके लक्षणों के बारे में या इससे कैसे बचे, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है वो यहां से पूछ सकते हैं। ये गूगल असिस्टेंट की तरह जवाब देगा तुरंत। तो WHO ने फेसबुक के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है, किस पे, फेसबुक मैसेंजर पे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना बनेगा कि हेल्थ अलर्ट किसने लॉन्च किया, तो हमारा आंसर बनेगा WHO ने, किसके साथ मिलके, फेसबुक के साथ मिलके। अब बात WHO की हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हो रही थी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस।
अच्छा, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके प्रमुख यानी डायरेक्टर है टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम इसके डायरेक्टर यानी प्रमुख है और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है ऑनलाइन भुगतान के लिए बीएसएनएल ने लॉन्च किया भारत इंस्टा पे। तो बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत इंस्टा पे नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च की। किसके साथ मिलके? एसबीआई के साथ मिलके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके इसने भारत इंस्टा पे लॉन्च किया। क्यों किया? कि बीएसएनएल का पेमेंट करने के लिए लोगों को लाइन लगनी पड़ती है या फिर दूसरे फोन पे, पेटीएम, जो भी अलग एप्लीकेशंस है उन पे जाके उनका भुगतान करना पड़ता था। लेकिन अब बीएसएनएल ने अपना ही प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। अब लोग जो भी बीएसएनएल का पेमेंट करना चाहते हैं वो भारत इंस्टा पे के थ्रू कर सकते हैं। इसीलिए बीएसएनएल ने इसे लॉन्च किया है। किसके साथ मिलके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके। हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट इतना ही बनेगा कि बीएसएनएल ने हाल ही में भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है। किसके साथ मिलके? एसबीआई के साथ। अच्छा, बीएसएनएल की बात हो रही थी, बीएसएनएल के बारे में जान लेते हैं। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म बनती है। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में और इसके हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। बीएसएनएल के हेडक्वार्टर कहां पे? नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में एमडी एंड चेयरमैन कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार। प्रवीण कुमार पुरवार अभी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन है। इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। तो विश्व हेमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है और इस साल की थीम क्या थी? गेट प्लस इन्वॉल्व। गेट प्लस इन्वॉल्व इस विश्व हेमोफीलिया दिवस की इस बार की थीम थी। यह विश्व हेमोफीलिया दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य है जो लोगों को रक्तस्राव और इससे होने वाले विकारों के बारे में जागरूक बनाने के लिए यह हर साल मनाया जाता है विश्व हेमोफीलिया दिवस। इसका हिंदी में मीनिंग ही यही होता है, रक्तस्राव। किसका? होमोफीलिया का। तो इससे होने वाले नुकसान और इसके बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए हर साल विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो इसके फाउंडर फ्रैंक स्नेबेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर इसे मनाया जाता है। विश्व हेमोफीलिया दिवस को खोज किसने की थी? फ्रैंक स्नेबेल ने की थी और इसी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर इसे मनाया जाता है। अच्छा, बात डेज की हो रही है तो 1 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को आया था उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी। 2 अप्रैल को आता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म एक बीमारी होती थी, उसके अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है, जिसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। 4 अप्रैल को आई थी अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस आया था। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस या अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को आया था। 5 अप्रैल को एक और दिवस आया था, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। ये इसकी थीम थी। 6 अप्रैल को आया था विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। सिंपल भाषा में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब आया था? 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल को प्ले ट्रू डे। प्ले ट्रू डे 7 अप्रैल को प्ले ट्रू डे, जिसे कौन मनाता है? वाडा इसे मनाता है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी से मनाती है 7 अप्रैल को। 8 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, मैंने अभी आपको पहले भी बताया 8 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस आता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, जिसकी थीम थी शिक्षा और नैदानिक अभ्यास के साथ अनुसंधान को जोड़ना। यह राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की थीम थी। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस, जो कि पहली बार मनाया गया था। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है भ्रष्टाचार की जांच के दौरान आईडब्ल्यूएफ प्रमुख तमस अजान ने इस्तीफा दे दिया है। तो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रमुख कौन है? तमस अजान। तो इन्होंने अभी उनके भ्रष्टाचार और डोपिंग के उल्लंघनों के आरोपों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन पे भ्रष्टाचार और डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन पे आरोप लगाया गया था और उन्हीं आरोपों के चलते उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। किसने? आईडब्ल्यूएफ इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रमुख ने। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि तमस अजान, जो कि वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रमुख थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा दे दिया है। बस हमें इतना याद रखना है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता। और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है आईडब्ल्यूएफ के बारे में। आईडब्ल्यूएफ के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, आईडब्ल्यूएफ, जो कहां पे स्थित है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे?
बुदापेस्ट हंगरी में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और बुदापेस्ट हंगरी में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले IWF न्यूज में था क्योंकि इसने थाईलैंड और मलेशिया के वेट लिफ्टर्स पर टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें इतना बनता है कि IWF के प्रमुख ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसका नाम है तमस अजान। अगली न्यूज है, विश्वनाथन आनंद को WWF इंडिया ने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या होती है ये? तो पूरे विश्व में जल संरक्षण और जो मानव का जो पर्यावरण पर अपना अतिक्रमण हो रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है, उसको कम करने के लिए ये संस्था काम करती है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसने अपना एम्बेसडर भारत के लिए विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया है। विश्वनाथन आनंद कौन है? विश्व शतरंज विजेता है विश्वनाथन आनंद। उनके पर्यावरण संरक्षण और सहयोग के कारण इसे नियुक्त किया है। तो इन्होंने पर्यावरण के लिए और संरक्षण, उसके पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम किया है, इसलिए विश्वनाथन आनंद को WWF के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, ये जो WWF ये कहाँ की संस्था है? ये स्विट्जरलैंड की संस्था है। ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 की। इसका काम क्या है? जल संरक्षण और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करना, ये इस संस्था का काम है और इसने एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? विश्वनाथन आनंद को। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि विश्वनाथन आनंद को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है WWF के लिए। दैट्स इनफ। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जानवरों को अलग अलग रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। तो अभी आपको पता है इंसानों में तो कोरोना वायरस फैल ही रहा है, साथ में जानवरों में भी ये फैलने लग गया है। क्योंकि पहला केस आया था अमेरिका से, तो वहां का एक टाइगर जू है, ब्रॉन्ज जू टाइगर, तो उसमें एक नादिया नाम की एक टाइगर थी, वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद सारे देश अलर्ट हो गए अपने टाइगर रिजर्व को लेकर। तो भारत ने भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर्स को, सभी जानवरों को अलग अलग रखने के लिए उनके लिए अलग अलग क्वारंटीन सेंटर बनाए, यानी उनके लिए अलग अलग सेपरेट जगह बनाई गई ताकि जानवर आपस में कांटेक्ट ना कर पाए, इसलिए अलग अलग क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। किसमें? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अभी कर्नाटका का एक नेशनल पार्क था, उसमें भी ऐसा कुछ किया गया था कि जानवरों को अलग अलग रखने के लिए, और अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने भी शुरू कर दिया है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं कुछ। तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी 1936 में ये बना था और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का। सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में ये स्थित है और जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क और अभी इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए इसमें? और इंपॉर्टेंट ये बनता है कि रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में से गुजरती है, इसका हमें पता होना चाहिए। अब बात अगर उत्तराखंड की हो रही है तो उत्तराखंड के बारे में जान ले, तो देहरादून इसकी कैपिटल है और गैरसैंण ये समर कैपिटल है उत्तराखंड की, जो अभी हाल ही में न्यूली बनाई गई है, गैरसैंण ये इसकी समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल देहरादून है। इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, चीन के होंगजो में होने वाले एशियाई पैरा गेम्स के लिए शुभंकर जारी किया गया, जिसका नाम है फेई फेई। तो चीन में होने वाले हैं एशियाई पैरा ओलंपिक गेम्स, कब? 2022 में। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये एशियाई पैरा गेम्स 2022 में होने वाले हैं और इसके शुभंकर जारी किए गए, जिसका नाम है फेई फेई। इसमें फेई में फर्स्ट फेई का क्या मतलब है? उड़ने वाला पक्षी, सम्मान और भ्रातृत्व का संकेत देने वाला है। और दूसरे फेई का मतलब है विकलांग खिलाड़ियों के मानसिक तबके परे उनके सपनों को पहुंचाना, यानी जो विकलांग खिलाड़ी, उनके दिमाग में जो ये है कि हम विकलांग है, तो उनके सपनों को पूरा करवा के उनकी जो मानसिक जो टेंडेंसी है कि हम विकलांग है, उसको दूर करना, ये इस दूसरे फेई का मतलब है। होंगजो का ये मानना है कि ये पक्षी उनकी विरासत और तकनीकी नवाचार का प्रतीक है, जो प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य बनाता है, इसलिए इस शुभंकर को, इस मस्कट को चुना गया है, फेई फेई को। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि एशियाई पैरा गेम्स 2022 में होने हैं और ये चीन के होंगजो में होंगे और इसके शुभंकर का क्या नाम है? फेई फेई। अब बात शुभंकरों की हो रही है तो कुछ और गेम्स के बारे में बात कर लें जिनके शुभंकर अभी हाल ही में जारी किए गए हैं। तो अभी समर टोक्यो ओलंपिक है, उसके शुभंकर जारी किए, जिसका नाम है मिरितवा सोमेटी, जो कि 2020 में होने थे लेकिन अब 2021 में होंगे। जो 2022 में विंटर ओलंपिक होंगे चीन में, उनके शुभंकरों का नाम है बिंग ड्वेन ड्वेन, यानी मुस्कुराता हुआ पांडा। और जो पैरा ओलंपिक
2022 में ही होने, चीन में ही होने। उनका नाम है स्वेई रोनरोन। स्वेई रोनरोन उसके शुभंकर का नाम है, चीनी लालटेन। ये भी हमें पता होना चाहिए। और फे की हमने बात कर ही ली है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है स्वतंत्र सेनानी आरवी बुसकुटे का निधन। तो फ्रीडम फाइटर रह चुके आरवी बुसकुटे का हाल ही में निधन हो गया है। वे 8 अगस्त 1942 को जो महात्मा गांधी जी द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और वे कहां से थे? वो महाराष्ट्र से थे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बनेगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि स्वतंत्र सेनानी थे कौन? आरवी बुसकुटे। और उनका भी निधन हो गया है और वो महाराष्ट्र से थे। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का निधन। तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रह चुके जफर सरफराज, जिनका कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया है। और वे कहां से हैं? पाकिस्तान से। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है जफर सरफराज। तो उनका निधन हो गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना बनेगा कि पाकिस्तान के हैं पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज और उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये है आज का कंप्लीट सेशन। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।